जब हम फ़िल्मों में कहानी की कमी की बात कर रहे हैं, तो तीसरी कसम जैसा एक लैंडमार्क हमारे सामने मौजूद है और हम वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। क्या बात है कि क्या इस तरह की चीज़ों को लेकर के अब जो हमारी दृष्टि है उसमें कला की जगह कारोबार ज़्यादा आ गया है, जिस पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। क्या वजह है कि हिंदी सिनेमा के जो है वो हिंदी साहित्य की इतनी जो अमूल्य धरोहर है, जिसके पास बेशुमार कहानियाँ हैं, जहाँ से बहुत कुछ निकल सकता है और जनता से जुड़ा हुआ मामला है सब कुछ, वो उस तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। धन्यवाद अमिताभ जी। अब मैं थोड़ी-सी बात पहले इनकी जो किताब है, अनंत की किताब बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी कुछ पहलुओं में। ख़ास करके अब देखिए उस किताब में जो शुरुआती अध्याय है, उसमें इन्होंने जो ज़िक्र किया है कि ये कहानी किस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी, पटकथा किस तरह से बनी उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है अनंत की कहानी में। नवेंदु घोष जी का जिस तरह से कमलेश जी ने ज़िक्र किया और बिल्कुल बड़ा योगदान है नवेंदु घोष जी का उसकी पटकथा बनाने हुँ। में, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले कहानी लिखने की प्रक्रिया या मारे गए गुलफ़ाम को रचने की जो प्रक्रिया है, अनंत ने बड़ा विस्तार से उस पे चर्चा किया है। उसके जो किरदार हैं, जो जो रियल किरदार हैं, उन लोगों ने किस तरह से बयान किया है, किस तरह से अनंत के सामने स्थितियाँ रखी है और उससे पता चलता है कि रेणु जो है वो कहानी रचते समय कितनी गहराई से उतरते हैं विषय वस्तु में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रेणु जी ने कहानी लिखी। फिर जब रेणु जी ने कहानी लिखी और वो छपी, तो वो जो उसकी जो रचनाशीलता है वो प्रभावित करती है नवेंदु घोष को। नवेंदु घोष जो वो भी उसी बैकग्राउंड के हैं इसलिए उनको बैकग्राउंड की कहानी बड़ी अच्छी लगी है। और उस कहानी को नवेंदु घोष जी ने पटकथा में उतारते वक़्त लगभग उसको रहने दिया है। उसमें उसको उसका विस्तार दिया है, उसको संवेदनात्मक तौर पे जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि वो जो मेला के आखिरी मेला पे जब पहुँच जाती है यात्रा उसकी बैलगाड़ी की हीरामन और हीराबाई की, तो वो उदास हो जाती है। और कई हुँ। सारी चीज़ें हैं। वो ज़मींदार का आना है या उसके बीच जो जो सीन जो गढ़े गए हैं, ख़ास करके जब मेला के बाद जो सीन बनते हैं, उसमें ढेर सारे सीन जो है वो कहानी में नहीं है, वो कहानी में पटकथा में आते हैं। जो ज़ाहिर है सब लोग बैठ कर के उन्होंने रचा होगा। और जो पूरा अंतर्संघर्ष है हीरामन का सॉरी हीराबाई का, वो हीराबाई का अंतर्द्वंद जो है इतने गहरे तौर पे, इतने बेहतरीन तरीके से, इतने संवेदनात्मक तरीके से, इतने स्पष्ट तौर पे कहा गया है। जैसा कि अनंत अभी नहीं है लेकिन कहा उन्होंने कि वो चर्चा होती थी कि जो है हीराबाई किस तरह से सोचती है, किस तरह से इस विषय को देखती है। तो वो सारा बड़ी स्पष्ट तरीके से फ़िल्म में प्रकट होता है और मुझे लगता है नवेंदु घोष का इसमें बड़ा योगदान रहा होगा। और मैं एक बात जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, इस फ़िल्म को देखते हुए या इस फ़िल्म को समझते हुए कमलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एडप्टेशन जिस तरह से हिंदी सिनेमा में कहानियों का हुआ, एक तो हिंदी सिनेमा में हिंदी कहानियों या हिंदी उपन्यास या भारतीय कहानियों, भारतीय उपन्यास, भारतीय साहित्य पे बहुत कम लाया गया सिनेमा में और सिनेमा में लाया गया तो उसको बड़े ही विद्रूप तरीके से लाया गया। गोदान वगैरह का ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं प्रेमचंद की कहानियों का और प्रेमचंद किस तरह से परेशान हुए। अमृतलाल नागर जी की कई प्रसंग हैं जिसमें वो बहुत परेशान हो जाते थे और ऐसे कई लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हीरामन को या कहें कि फणेश्वर नाथ रेणु जी को यहाँ सम्मान दिया गया, उनकी कहानी को जिस तरह से सेल्यूलाइट पे उतारा गया, उसमें बिल्कुल इसमें कहने की कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है कि शैलेंद्र जी का बड़ा भारी योगदान था कि कहानी वैसे ही उतरे, जैसे फणेश्वर नाथ रेणु जी ने कागज़ पे उतारा है या फणेश्वर रानी रेणु के दिमाग में। क्योंकि हम जब कहानियाँ बनाते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में छूट जाती है लेखक के दिमाग में। सारी चीज़ें वो नहीं ला पाता है, कई उसकी वजह होती है, कई सीमाएँ होती हैं। तो जब सिनेमा में विस्तार किया गया और फणीश्वर नाथ रेणु जब उस पे बैठते थे और लगातार इस किताब में भी हालाँकि ज़िक्र किया और बड़ी चर्चित है। कमलेश जी मुझे लगता है पहले भी हम लोगों को सुना चुके हैं और इसमें है कि जब क्लाइमेक्स पे बड़ी चर्चा हुई, जो दुखांत फ़िल्म में कहानी है और वो सुखांत करने की जो पूरा हिंदी सिनेमा का जो दबाव था, वो चाहे हमारे स्टार राज कपूर साहब हों या डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का ज़माना हुआ करता था और डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े प्रभावी होते थे कहानियों को बदल देने में, कहानी में अतिरिक्त पात्र जोड़ देने में, क्लाइमेक्स चेंज कर देने में, गाने भर देने में, उनका बड़ा दबाव काम करता था। लेकिन उस सारे दबाव को शैलेंद्र ने अकेले झेला और इसलिए झेला और उसमें कहा कि रेणु जो कह रहे हैं, अगर वो सहमत हो जाते हैं आपके बदलाव से, तो हम वो बदलाव करने को तैयार हैं। जैसे क्लाइमेक्स की बात की जाती है, उसमें था कि हीरो-हीरोइन को यानी हीरामन और हीराबाई को मिला दिया जाता है। और इसमें एक
एक पटकथा रच दी गई थी, उसके सीन बना दिए गए थे और कहा गया कि रेणु जी को सुनाया गया, रेणु जी को ये कर दिया वो टीम के सामने, और वो शैलेंद्र बाहर हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर रेणु जी तैयार हो जाएंगे तो हम बदलने को तैयार हैं। तो उनको बाकायदा सुनाया गया कि इस तरह से कहानी में ये बदलाव आएगा और ये सीन बनेगा, बाकायदा शॉर्ट डिवीजन करके बता दिया गया। लेकिन रेणु जो है सहमत नहीं हुई और कहा कि अगर ये मेरी कहानी नहीं है और अगर ये कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और बड़ा अच्छा एक विवरण है इसके ऊपर, इसके किताब में भी, कि उसमें जो है नवेंदु घोष कहते हैं कि अगर आप ये बदलाव जो करना चाहते हैं वो करते हैं तो जो कहानी का टाइटल है तीसरा कसम वो बदलना पड़ेगा, फिर तीसरी कसम होती नहीं है। तो तीसरी कसम का अगर टाइटल बदल करके कुछ और किया जाता तो बिल्कुल कहानी के साथ न्याय नहीं होता, क्योंकि वो कसम लेना जो है वो कहानी की आत्मा है। जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि वो पहली कसम तब लेता है जब फिल्म की शुरुआत होती है, या कहानी की भी शुरुआत वहीं से होती है। कहानी की शुरुआत होती है और वो कहता है कि चोर बाजारी का सामान जो है हम नहीं लेंगे, हम नहीं लोड करेंगे हम, और वो भागता है अपने बैल को छुड़ा करके किस तरह से। फिर दूसरी कसम खाता है कि हम बांस लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि घोड़ा गाड़ी वाले ने पकड़ के पीटा, तो कहता है बांस लेकर के नहीं चलेंगे। तो दो कसम जो खाया, तो ये देखिए ये दो कस्में जो खाना है और तीसरी कसम जो है वो तो बहुत दूर जाकर के होती है, लेकिन ये आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है। आम आदमी अपने जीवन को ऐसे ही जीता है। आमतौर पे जब हम फिल्म की पटकथा लिखते हैं तो उसमें हम राजा की कहानी कहते हैं, और राम की कहानी कहें, कृष्ण की कहानी कहें, या किसी बड़े आदमी की कहानी कहें, राजा की कहानी कहें, या हम सामान्य आदमी की कहानी कहते हैं, तो एक राइटर जो है फिक्स करता है कि ये गुण होगा, ये गुण होगा, और वो हीरो जो है इस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी, उसके बोलने का ढंग ये होगा, वो सारा बड़ा राजा की तरह तय किया जाता है। लेकिन अब तीसरी कसम जब देखते हैं तो वो आम आदमी लगता है, उसको घोड़ा गाड़ी वाला जो है पकड़ के पीट देता है। तो हीरो को पकड़ के एक सामान्य आदमी पीट देता है और उससे कहीं वो बदला लेने नहीं जाता है, वो कहीं उसके दिमाग में रहता नहीं। आमतौर पे हम हिंदी सिनेमा में देखते हैं कि अगर हीरो को कोई पीटा है तो हीरो उससे बदला लेता है, वो विलेन होता है। लेकिन वो घोड़ा गाड़ी वाला फिर दूसरी जगह कहीं आता नहीं है। तो आम आदमी अपने जीवन में किस तरह से बदलाव करता है, और आम आदमी ऐसा नहीं होता कि वो बड़ा ग्रे या लचर सेड का होता है, अपना लाभ केवल सोचता है। आम आदमी में भी एक मूल्य है। जो गांधी जी आम आदमी की बात करते थे, गांव की बात करते थे, और गांधी जी ने कहा था कि किसान, जो भारत के किसान है, वो भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन विचार में कमजोर नहीं है किसान। वैसे ही आप देखिए कि तीसरी कसम का जो किरदार है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत संपन्न परिवार से नहीं है, बहुत उस तरह से नहीं है, लेकिन उसके विचार कि वो जो जिसको वही समाज, जिस समाज से वो आया है हीरामन। देखिए यहाँ पे राइटर आ जाते हैं और अरुण जी कहना चाहते हैं समाज को, बेसिकली वो बड़ा बारीक वो है जिसको बड़ा मोटे तौर पे समझाया अगर जाए कि राइटर जो है कैसे दखल देता है कहानी में, रचनाओं में, और समाज में के किरदार में घुस करके समाज को बताता है कि भाई ये मूल्य है, इसको पकड़ो। तो हीरामन जो है जब वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि उसको बचाना भी चाहता है, जो उस पर बैठी हुई है और कोई पूछता है कि क्या लेके जा रहे हो, तो वो नहीं बोलता है कि नौटंकी वाली बाई लेके जा रहा है, वो बोलता है विदागी करा के जा रहा है, मतलब विदागी लेके जा रहा है। विदागी मतलब एक दुल्हन लेके जा रहा है जिसकी विदाई हुई है। फिर वो गांव का, फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि वो फलाना छत्ता पर पचौरा जा रहा है। वो सही नहीं बताता है, कुछ और बता देता है, गाने और है। हाँ वो तो बड़ा बड़ा बढ़िया, वो कहते हैं इधर के लोग सब देहाती भुच्च हैं, देहाती भुच्च हैं सब इधर के लोग। वो जानता है कि ये जो नौटंकी वाली बाई बोल देंगे सब पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो उसको बचाना चाहता है। और साथ में देखिए एक जगह सीन है जहां वो डर भी लगता है कि ये वाकई साली ऐसी औरत उसने देखा नहीं, तो उसको लगता है कि ये औरत ही है या कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है। मंदिर में जाकर वो प्रार्थना भी करता है क्योंकि उस तरह की स्त्री को उसने देखा नहीं अपने साथ। और तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो बड़ा गुदगुदाता है आपको और आपका अपना लगता है। एक दूसरी बात देखिए, उसके संवाद लेखन तो रेणु जी ने खुद किया है और करने दिया है। और वो जो आंचलिकता है रेणु जी की जो खासियत है, रेणु जी की जो खासियत रही कि वो आंचलिक शब्दों को, आंचलिक परिवेश को जिस तरह से प्रकट किया अपनी कहानी में, पर्दे पे वो दिखाई पड़ता है। चाहे फेनु गिलासी का जिक्र करें, हाँ उसका अर्थ भी समझा देते हैं जब वो बड़ा कैरेक्टर है, हाँ कि हीराबाई पूछती क्या है तो उसका अर्थ वो समझाते हैं, लेकिन वो उस अर्थ को समझाने दिया, मतलब दोनों का समावेश रखा है। और हीराबाई जो है एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही है जहाँ पे बाजार है, और हीरामन ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पे स्त्री के प्रति देवी का भी भाव है और स्त्री के प्रति पतुरिया वाला भी भाव है।
लेकिन उस दोनों तीनों के बीच में इस तरह से समन्वय है, और जिस तरह से मेले में जहाँ नौटंकी देखने के लिए आया है और वो पटक करके मारता है हीरामन जो है उस आदमी को, किस तरह तुमने उसको रंडी कैसे बोल दिया, और इस बात पे फिर उसको जो है वो जाकर के बोलता है झगड़ा करने वाले मामले पे, तो वो बोलती है कि किस तुम कौन होते तुम हो ये कौन हो? बोलने वाले। हाँ, तो ये जो सिनेमा का जो टच है, देखिए वहां पे आके खड़ा हो जाता है नवेंदु को, उसने किसने बढ़िया तरीके से उसको कहा है कि उसको किस तरह से चोट लगती है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वो आम आदमी का किरदार आम तरीके से ही रखा गया है, और लेखक ने अपने समाज में जो सुधार चाहा है वो सुधार हीरामन के किरदार में दिखाई पड़ता है।